So today we are going to talk about the fifth part for the BFM module A questions, and trust me this is going to be very much important, बहुत important concept. So जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. First question number 2, it says it's related to the BFM technology in international banking, and further it says which of the following statements about the use of AI driven analytics इन ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म इज और आर करेक्ट. तो यहां पर हमने बताना है कि एआई ड्रिवन जो एनालिटिक्स है उनसे रिलेटेड कौन सी चीजें करेक्ट हैं. एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज that particularly it is saying that AI engines can automatically assess credit worthiness by analyzing trade document patterns. Statement 2 it says AI based anomaly detection replaces all manual compliance checks. Statement 3 it says predictive analytics can forecast liquidity needs by integrating ERP and the banking data. And statement number 4 says machine learning algorithms can only improve after manual error corrections. सो कौन सी चीजें यहाँ पर करेक्ट रहने वाली हैं रिलेटेड टू द यूज ऑफ एआई ड्रिवन एनालिटिक्स. तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो डेफिनेटली आज की डेट में किया ही जाता है. तो कौन सी चीजें उसके रिलेटेड करेक्ट होने वाली हैं, जल्दी से जल्दी आंसर जो है वो पोस्ट करना है यहाँ पर. तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यहां पर गो थ्रू करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि एआई इंजन्स ऑटोमेटिकली असेस कर सकते हैं क्रेडिट वर्थिनेस को, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट 2 इट सेज कि एआई बेस्ड एनॉमली डिटेक्शन रिप्लेस कर देगी सभी मैनुअल चेक्स को. तो ये चीज करेक्ट नहीं है, सभी मैनुअल्स को ये रिप्लेस नहीं करती है. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो फोरकास्ट कर सकते हैं लिक्विडिटी नीड्स को, अगर हम ईआरपी के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं बैंकिंग डाटा को. डेफिनेटली इट इज करेक्ट. बहुत से बैंक इवन यूज करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए कि उनकी सीआरआर की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, एसएलआर की रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, एंड फर्दर इसके हिसाब से ही उनकी लिक्विडिटी जो इन हैंड है वो कितने चाहिए, ये भी चीज आज की डेट में फोरकास्ट की जाती है यूजिंग द एआई, राइट. एंड द फोर्थ वन इट सेज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स ओनली इंप्रूव आफ्टर मैनुअल एरर करेक्शन. सो इट्स बेसिकली जस्ट लाइक अ फीडबैक सिस्टम. जब भी आपको आउटपुट मिलती है आपको एक फीडबैक देना पड़ता है. सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. सो 1, 3 एंड 4 are correct. So answer is option A. ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 42 एंड आई वांट कि आप सभी साथ के साथ आंसर्स जरूर पोस्ट करें, राइट. बिकॉज आई टोल्ड यू दिस वीडियो वॉन्ट बी हियर ऑन पर्टिकुलर सैटरडे, बट फ्राइडे को सेशन नहीं हुआ था. सो द सेशन वॉज टू बी हियर, राइट. तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर कीजिएगा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर एन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशुएंस बाय आईबीयू इन गिफ्ट सिटी. तो ऑफशोर जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में कौन सी यहाँ पर चीज करेक्ट है, कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर आपने ओडीआई इशुएंस करनी है बाय द आईबीयू इन द गिफ्ट सिटीज. काइंडली डू आंसर हियर एट द अर्लीस्ट. देखो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं. बेसिक सा चैप्टर है रिलेटेड टू द आईएफएससी एंड ऑल, लेकिन डेफिनेटली यू शुड बी लर्निंग द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू इट, राइट. तो जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कीजिएगा. ओडीआई मस्ट बी hedged with an underlying transaction originated outside IFSC. The instrument can only hedge exposures of onshore Indian residents. ODIs issued by IBUs are exempt from all Indian tax provisions. The underlying must be commodity transaction in INR terms. So which of the following is going to be the correct answer? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 42, which one would be the correct answer here? ओडीआई से रिलेटेड कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है, जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए. देखो आईबीयू जो होते हैं वो अलग अलग ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं. पहली चीज है आईबीयू जो है वो रेजिडेंट्स के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि फंड्स की डिप्लॉयमेंट करने के लिए, या फिर नॉन रेजिडेंट एंटिटीज जिसमें इंडिविजुअल शामिल नहीं है, जैसे कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, रिटेल कस्टमर्स हो गए, ठीक है, उनके साथ नहीं करेंगे. लेकिन जो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं अदरवाइज उनके साथ वो कामकाज कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट्स है, बाहर के जॉइंट वेंचर्स है, होली सब्सिडरीज हैं, उनके साथ कर सकते हैं. जो कोई भी ट्रांजेक्शन आईबी के द्वारा की जाएंगी वो आईएनआर में नहीं होंगी, किसी और करेंसी में होंगी. एंड एज आई टोल्ड यू जो आईबीयू है दोस कैन डील विद द होली ओन्ड सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स, उनके साथ डील कर सकते हैं. एंड आईबीयूज को अलाउड नहीं है कि वो सेविंग बैंक अकाउंट्स को ओपन कर पाए. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू द आईबीयू. लेकिन यहां पर बात की गई है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के इश्यूएंस को लेकर के, अगर आईबीयू ने पर्टिकुलरली इंस्ट्रूमेंट को इशू करना है तो.
सो क्वेश्चन को देखने से पहले पहली बात ये आती है माइंड में कि क्या आईबीयू जो है वो ओडीआई को यानी कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकती है क्या? तो यस, जो आईबीयू है वो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकती है इन द गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में इशू किया जा सकता है। इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी होती है यानी कि आईएफएससी ये जो होता है उसने आईबीयू को परमिट किया है, ठीक है, यानी कि जो फॉरेन बैंक ब्रांचेस रहती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, कि वो अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड है तो सेबी की अनुमति के साथ दोज कैन बी इशूइंग द ओडीआईज यानी कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर सकते हैं विद इंडियन सिक्योरिटीज एज द अंडरलाइंग एसेट्स ओवर देयर। ये चीज तो पहली करेक्ट है, राइट। एंड जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए दैट इज द ऑप्शन ए ओवर हियर कि ओडीआई मस्ट बी हेज्ड विद अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन ओरिजिनेटेड आउटसाइड द आईएफएससी, यानी कि आईएफएससी जो ओडीआई है उसे हेज किया जाएगा, किसको किसके साथ हेज किया जाएगा? विद इन अंडरलाइन ट्रांजैक्शन जो आईएफएससी से बाहर हुई है उसके साथ हेज किया जाएगा तो ओडीआई को इशू किया जा सकता है। सो ओडीआई कैन बी इशूड विद इंडियन सिक्योरिटीज सच एज इक्विटीज, बॉन्ड्स, अंडरलाइंग एसेट्स ओवर देयर, ठीक है। आईएफएससी से बाहर हो तो पर्टिकुलरली ओडीआई को इशू किया जा सकता है, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ let's particularly look at the another question number 43. So it is related to the framework on the liquidity standard. So which of the following metrics assesses a bank's ability to withstand a 1 year funding stress scenario by comparing available and रिक्वायर्ड फंडिंग? तो कौन सा पर्टिकुलरली मेट्रिक है जो असेस करता है बैंक की एबिलिटी को कि बैंक लिक्विडिटी में विथस्टैंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? एलसीआर, एनएसएफआर, leverage ratio या फिर capital adequacy ratio? Which one is going to be the correct answer for this? So kindly do answer at the earliest for the question number 43. ठीक है, तो कौन सी रेशियो जो बताती है कि 1 साल तक विथस्टैंड कर पाएगा नहीं कर पाएगा? वेरी राइट, बहुत बार हम इसके बारे में बात भी कर चुके हैं कि एलसीआर जो है वो तो शॉर्ट टर्म के बारे में बताती है, एनएसएफआर यानी कि नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो बताती है कि 12 महीने तक क्या हम विथस्टैंड कर सकते हैं लिक्विडिटी को लेकर के। तो आंसर जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है दैट विल बी द आंसर ओवर हियर, ठीक है। एलसीआर जो होता है दैट्स रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म पीरियड, वो शॉर्ट टर्म पीरियड से रिलेटेड रहता है। एलसीआर का फॉर्मूला जल्दी से जल्दी बता दीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द एलसीआर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर के? व्हाट इज द फॉर्मूला? आई हैव ऑलरेडी कन्वे टू यू इन द फर्स्ट और द सेकंड वीडियो आई गेस। द फॉर्मूला इज कि जो आपके पास स्टॉक है HQLA का, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स का जो स्टॉक है, एंड फर्दर जो आपका टोटल नेट कैश आउटफ्लो है 30 डेज में, टोटल नेट कैश आउटफ्लो इन नेक्स्ट 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो आपका आउटफ्लो है उसके बारे में, राइट। सो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, दैट इज अ फॉर्मूला रिलेटेड टू द एलसीआर। यही फॉर्मूला है एलसीआर को लेकर के, ठीक है। अच्छा, एनएसएफआर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द एनएसएफआर, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो? इट इज रिलेटेड टू कि जो आपके पास अवेलेबल स्टेबल फंडिंग है, जो भी मेरे पास अवेलेबल फंड्स हैं, कौन से? जो स्टेबल फंड्स अवेलेबल हैं, स्टेबल फंडिंग जो अवेलेबल है वो मेरा न्यूमिनेटर का पार्ट रहेगा, एंड जो मेरा रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग है जो डिनोमिनेशन में रहेगा, रिक्वायर्ड स्टेबल फंडिंग कितनी है जो आपको 1 साल के लिए चाहिए वो रहेगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 100%, दैट इज द फॉर्मूला रिलेटेड टू द एनएसएफआर, दैट इज द नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। इज इट क्लियर? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट्स रिलेटेड टू रोल ऑफ द एग्जिम बैंक। Which of the following statements about the Exim Bank's buyer credit program is or are not correct? तो कौन सी स्टेटमेंट बायर क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर के करेक्ट नहीं है? Statement 1, 2, 3, and 4. We are having four statements over there. So it says it provides credit directly to exporters to extend to importers. It helps importers assess funding from overseas banks backed by a line of credit. The maximum maturity under the automatic route is generally 3 years, and prepayment is allowed without penalty under the automatic route. तो प्रीपेमेंट को अलाउ किया गया है, मैक्सिमम मैच्योरिटी बताई गई 3 साल की ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। इंपोर्टर्स को हेल्प करता है कि उनको फंडिंग मिल जाएगी ओवरसीज बैंक के थ्रू विच इज बैक्ड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट, और इट प्रोवाइड्स अ क्रेडिट डायरेक्टली टू द एक्सपोर्टर्स ओवर देयर। जल्दी से आंसर पोस्ट कर दीजिए। क्वेश्चन ये जो है 44th क्वेश्चन है, एंड दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7।
चैप्टर नंबर 7 जो है ऑलरेडी आई हैव कन्वेड द आइडिया टू यू, इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉड्यूल ए से। मॉड्यूल ए से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी में फेडाई के रूल्स के बारे में बताया गया। इफ यू डोंट नो व्हाट इज फेडाई, ठीक है, तो आप क्वेश्चन का आंसर पोस्ट कीजिएगा, साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ फेडाई के बारे में, राइट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, यू कैन पोस्ट द आंसर इन बिटवीन एंड आई बी टेलिंग यू अबाउट द फेडाई। के फेडाई क्या होता है? फेडाई इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट इज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसमें टोटल 8 रूल है एंड 8 के 8 रूल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रूल नंबर 1 जो है वो वर्किंग आवर्स के बारे में बताता है कि नॉन हॉलीडे किसको कहेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था हॉलीडे एग्जाम में कि नॉन हॉलीडे किसको कहा जाता है एज पर द फेडाई रूल। तो जिस छुट्टी के बारे में 3 वर्किंग दिन पहले पता होता है, 3 वर्किंग डेज पहले पता होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वी से इट टू बी द नॉन हॉलीडे। उसको नॉन हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, राइट। एंड अगर कोई हॉलीडे एकदम से बन जाती है 3 दिन पहले नहीं पता, तो उसको हम सडन हॉलीडे कहते हैं। वी से टू बी सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे। उसको सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडे कहते हैं। इसी तरह से एक इसमें पर्टिकुलर डेफिनेशन भी दी जाती है रिलेटेड टू एनटीपी। एनटीपी की डेफिनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल क्या होता है कि लोगों को लगता है कि एनटीपी यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड होता है कि गुड्स जो शिप की गई है बाय द बेनिफिशियरी जब तक वो इंपोर्टर के पास नहीं पहुंच जाती, उस पीरियड को कहते हैं एनटीपी, जबकि ऐसा नहीं है। एनटीपी इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? एनटीपी इज अ टाइम पीरियड, यानी कि जब बिल्स को नेगोशिएट किया गया बिटवीन द बेनिफिशियरी एंड द नेगोशिएटिंग बैंक, तो नेगोशिएशन के बाद जब तक नेगोशिएटिंग बैंक को क्रेडिट नहीं मिल जाता, ठीक है, उस पीरियड को एनटीपी यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहा जाता है। ठीक है, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? एनटीपी यानी कि नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड कहा जाता है, राइट। एंड अगर कोई बिल जो है जिनको ड्रॉ किया गया है इन जनरल बेसिस, अगर एनटीपी कहें तो एनटीपी कितना होता है? एनटीपी 25 डेज इन जनरल। अगर कुछ भी मेंशन कहीं पर नहीं है तो एनटीपी को हम कितना कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर इट टू बी 25 डेज। इसको 25 डेज कंसीडर करते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई बिल ड्रॉ किए गए हैं डॉक्यूमेंट्री पर्टिकुलरली लेटर के तहत, ठीक है, साइट एलसी के तहत पर्टिकुलरली है, तो उसमें अगर फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किया गया है बिल्स को तो एनटीपी 25 डेज का होता है। एंड अगर रुपी में ड्रॉ किया गया बिल्स को एंड फर्दर वो साइट एलसी के अंडर है, ठीक है, तो वहां पर एनटीपी 20 डेज का होता है। वहां पर एनटीपी 20 डेज का होता है। अलग अगर सेंटर्स अलग अलग है, अगर सेंटर सेम है, यानी कि मान लो बिल अगर ड्रॉ किए गए रुपी में एलसी के अंदर एंड सेम सेंटर में, तो एनटीपी सिर्फ 3 दिन का होगा, ठीक है। उस केस में एनटीपी सिर्फ 3 दिन का होगा। जैसे मान लो कि पर्सन इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर सेम ही जगह पर है, ठीक है, एंड फॉर द बिल जो ड्रॉ किए गए रुपी में ड्रॉ किए हैं, तो एनटीपी सिर्फ 3 डेज का होगा उस केस में, राइट। गेटिंग माई पॉइंट ओवर हियर। एंड फर्दर अगर सेंटर इंडिया से बाहर है, ठीक है, तो उसके केस में कितना होगा? इट विल बी लाइक 7 डेज, ठीक है। तो अगर कोई और सेंटर है, मान लो इंडिया में कोई और सेंटर है, तो 7 डेज का होगा। अगर एक ही जगह पर खुद नहीं है, जैसे मान लो ये इंडिया है, यहाँ पर 2 अलग अलग सेंटर है, तो ये एनटीपी जो होगा वो 7 डेज का होगा। अगर एलसी को ड्रॉ किया गया है रुपी में, अगर नॉट एलसी, बिल्स को ड्रॉ किया गया अगर रुपी में, राइट, क्लियर है। अगर नेगोशिएशन करनी है इंडिया इंडिया से बाहर और रुपए में ड्रॉ किए गए बिल्स को, तो कितना होगा? देन इट विल बी 20 डेज, फिर वो 20 डेज का होगा, राइट। चलो, तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू एनटीपी एंड द अदर पॉइंट्स। और भी बहुत से पॉइंट्स हैं फेडाई को लेकर के, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं फेडाई को लेकर के। फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन द क्वेश्चन ओवर हियर। तो हम बात कर रहे थे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है बायर्स क्रेडिट प्रोग्राम को लेकर के करेक्ट नहीं है, उनके बारे में वी वर टू टेल। बायर्स क्रेडिटर प्रोग्राम को लेकर के जो करेक्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 44। तो आंसर इज एक्चुअली रिलेटेड टू इट प्रोवाइड्स क्रेडिट डायरेक्टली टू एक्सपोर्टर्स। तो बायर क्रेडिट के तहत क्या एक्सपोर्टर को डायरेक्टली पैसे मिलते हैं? इफ वी टॉक अबाउट द बायर क्रेडिट, तो क्या एक्सपोर्टर को डायरेक्टली पैसे मिलते हैं? देखो, अगर तो हम सप्लायर क्रेडिट की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द सप्लायर क्रेडिट, तो सप्लायर क्रेडिट के केस में तो फंडा सिंपल सा होता है, राइट, कि एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सटेंड किया जाएगा टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स को पैसा मिल जाएगा सप्लायर क्रेडिट के केस में। अगर एग्जिम बैंक की स्कीम के बारे में बात करें, तो एज पर द सप्लायर क्रेडिट जो एग्जिम बैंक है वो पैसे किसको देगा? वो एक्सपोर्टर को दे देगा, ताकि जो एक्सपोर्टर है
वो डेफर्ड पेमेंट टर्म्स के ऊपर पैसा यहाँ पर क्रेडिट पीरियड दे पाए टू द इंपोर्टर्स, ठीक है, वो सप्लायर क्रेडिट हो गया, that will be related to the supplier credit over there. But when we are talking over the buyer's credit, तो एक्सिम बैंक जो है वो बेसिकली क्रेडिट देता किनको, फॉरेन इंपोर्टर्स को डायरेक्टली, टू द फॉरेन इंपोर्टर्स, नॉट द एक्सपोर्टर्स। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई गलत। तो इन द केस ऑफ द बायर क्रेडिट, जो एग्जिम बैंक है वो डायरेक्टली जो बाहर बायर बैठे हैं उनको पैसा देता है, ताकि वो एलिजिबल इंडियन गुड्स जो है या रिलेटेड सर्विसेज जो है उनको बेसिकली परचेज कर पाए, राइट, उनका इंपोर्ट कर पाए। वो होता है बायर्स क्रेडिट, राइट। इट हेल्प्स इंपोर्टर्स assess funding from overseas banks, yes, that's true. And the maximum maturity under the automatic route is generally 3 years, जो जनरल यहाँ पर रहता है that is 3 years। ये करेक्ट है क्या? yes, that is true। and prepayment is allowed without penalty, तो prepayment terms and conditions के हिसाब से रहती है। that won't be the correct answer। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा that is 1 and 4 here। 1 and 4 would be the right answer। option A will be the right answer। क्लियर है चीज? इज दैट क्लियर? अच्छा, एक टॉपिक यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स। इसको हम जानते हैं डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स के नाम से। व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स? जब आपको पता है कि एक्सपोर्ट के जो पैसे हैं, एक्सपोर्ट की जो प्रोसीड्स हैं वो आपको फुली मिल जाएंगी या फिर पार्शली मिल जाएंगी, ठीक है, 6 महीने के बाद के टाइम में, नॉट इन द 6 मंथ्स। लेट्स से आई एम गोइंग टू गेट द पेमेंट, मुझे पता है मैंने एक्सपोर्ट किया है और मुझे जो पैसा वापस मिलने वाला है वो मुझे 6 महीने में नहीं मिलेगा, बट ग्रेटर देन 6 मंथ्स में पैसा जो है, रिसीवेबल्स जो है वो मुझे मिलने वाले हैं। तो उनको डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स उनको कहा जाता है। एंड जो गुड्स एलिजिबल होती हैं फॉर द डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स, उनको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। जो ये गुड्स यहाँ पर एलिजिबल हैं, लेट मी राइट ओवर देयर, ठीक है। तो जो भी गुड्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगी उनको दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट को हम कह देते हैं ग्रुप ए एंड दूसरे को हम कह देते हैं ग्रुप बी ओवर देयर, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास ग्रुप ए ऑफ द गुड्स है, दूसरा हमारे पास ग्रुप बी ऑफ द गुड्स है। तो ग्रुप ए में हमारे पास आती हैं जो कैपिटल गुड्स होती हैं, जो प्रोडक्शन गुड्स होती हैं, वट एवर द कैपिटल गुड्स आर देयर। जो कोई भी हैवी मशीनरी है, प्रोडक्शन से रिलेटेड मशीनरी है, वो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी हो गई, वो शामिल हो जाती है आपके पास ग्रुप ए में। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप बी, तो यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात आती है, जो रूटीन में चीज़ें चाहिए रहती हैं, ठीक है, लेकिन पैसा बाद में आएगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर हो गया, कुछ भी होलसेल में चीज़ें मंगवा रहे हो, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर हो गया, लेकिन पैसा जो है वो बाद में आना है अभी, राइट। तो वो इसमें किस में आएगा? दैट विल बी अंडर द ग्रुप बी गुड्स ओवर देयर, ठीक है। एंड अगर आपको फाइनेंस अवेल करना है डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर, तो एक्सपोर्टर को किसको रीच आउट करना पड़ेगा? एक्सपोर्टर को रीच आउट करना पड़ेगा टू द लीड बैंक, एंड पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उन्हें बताना पड़ेगा। एंड दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट्स, उसको डेफर्ड पेमेंट एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल फॉर द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। So it says, which of the following best describes the difference between the document against payment, जिसको डीपी कहते हैं, या document against acceptance in import collections। तो import collections में कौन सी चीज यहाँ पर डीपी कहलाती है और कौन सी चीज डीए कहलाती है? देखो सिंपल सी चीज आपको अगर मैं डायरेक्टली बता दूं, तो डीपी का मतलब होता है साइट बेसिस के ऊपर। डीपी इज बेसिकली डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, साथ की साथ पेमेंट होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी साइट बेसिस, ठीक है। जैसे कि जो आपके पास साइट एलसी होती है उसको डीपीएलसी भी कहा जाता है, और जो यूसेन्स एलसी होती है उसको डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस यानी कि डीएएलसी भी कहा जाता है। तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस इज बेसिकली यूसेन्स बेसिस, इट्स यूसेन्स बेसिस। क्लियर है? तो एक हमारे पास होती है साइट बेसिस, एंड द सेकंड वन इट्स रिलेटेड टू द यूसेन्स बेसिस। So in DP basis, documents are released on payment. DA basis, they are released on acceptance of bill of exchange.
डीपी रिमेन्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी। डीपी क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटी रहेगा? अंटिल डॉक्यूमेंट्स रीच द इंपोर्टर, and DA requires pre-shipment inspection while DP does not. DP, in case of DP, the bank guarantees payment, and in DA, the importer's acceptance is irrevocable. Which one is going to be the correct answer in this? तो कौन सी चीज बेस्ट डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द डीपी एंड डीए इंपोर्ट कलेक्शन? इंपोर्ट कलेक्शन की बात कर रहे हैं। इंपोर्ट कलेक्शन यानी कि कौन करेगा? who will be doing the import collection? Exporter will be doing the import collection over there, right? And उसके बेस पर यहाँ उनका बैंक करेगा, एजेंट बैंक करेगा, right? That will be the thing related to it. वही चीज होगी ना, right? तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जो है वो पोस्ट कर दीजिए। विच वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को देखिएगा पहले। इट सेज डीपी डॉक्यूमेंट्स आर रिलीज्ड ऑन पेमेंट। तो पेमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स रिलीज होते हैं, यस। इन केस ऑफ डीपी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके ऊपर रिलीज होने पर, पेमेंट रिलीज होने पर डॉक्यूमेंट जो हैं वो दे दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स को रिलीज कर दिया जाता है। एंड डीए दे आर रिलीज्ड ऑन एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस होती है तब दे दिया जाता है, ठीक है, तब उनको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये चीज तो बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो डीपी होती है दैट्स अ साइट बेसिस, एंड जो डीए होता है दैट्स अ यूसेंस बेसिस। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप एक क्रेडिट पीरियड ले लेते हो। एग्जांपल के तौर पर समझो, यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर लेट्स से वी आर हैविंग द बेनिफिशियरी एंड हियर वी आर हैविंग द नेगोशिएटिंग बैंक, राइट? अब इसने शिपमेंट कर दिए यहाँ पर, एंड इसके पास जो डॉक्यूमेंट्स है इसने यहाँ पर इसको दे दिए, और डॉक्यूमेंट्स को पर्टिकुलर गो थ्रू करने के लिए 5 बैंकिंग डेज का टाइम पीरियड मिलता है इसको, नेगोशिएटिंग बैंक को। और जैसे इसने टाइम पीरियड खत्म हुआ इसने पेमेंट यहाँ पर दे दी। तो ये कौन सा बेसिस हुआ? दिस इज साइट बेसिस। ये साइट बेसिस हुआ, इसी को हम डीपी कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑन पेमेंट कहते हैं। यानी कि जैसे ही पेमेंट हुई, साथ के साथ जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज कर दिए, साथ के साथ मिल गए। अब इसके बाद बेनिफिशियरी के ऊपर कुछ भी बकाया नहीं है, बेनिफिशियरी के पास ऑलरेडी पेमेंट पहुंच चुकी है, राइट? दैट्स अ साइड बेसिस। वहीं पर दूसरी तरफ क्या होगा? वहीं पर इस तरफ क्या होने वाला है कि पैसे साथ के साथ नहीं मिलेंगे। यहां पर क्या होएगा? बेनिफिशियरी जो है वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करेगा ऑन द नेगोशिएटिंग बैंक। नेगोशिएटिंग बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई 3 महीने के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। और फिर इस एक्सेप्टेड बिल जो है यहाँ पर बेनिफिशियरी को दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया जाएगा? वापस एक्सेप्टेड बिल, एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो वापस दिया जाएगा। एंड दैट विल बी व्हाट? ये बन जाएगा हमारा यूसेंस बेसिस के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस बेसिस पर, डीए बेसिस के ऊपर, ठीक है। सो दिस विल बी डीएएलसी। इसको डीएएलसी भी कहते हैं, राइट? अगर एलसी की बात करें तो, राइट? तो ये होता है कंसेप्ट सारा का सारा। आई होप कि ये पॉइंट्स आपने समझे होंगे, ठीक है। सो आंसर जो है दैट इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन बी ओवर देयर, अगर हम यहाँ पर ऑप्शन बी के बारे में बात करते हैं, तो क्या ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है? डीपी रिमेन्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी अंटिल द डॉक्यूमेंट्स रीच द इंपोर्टर। तो क्या ये कंटिंजेंट लायबिलिटी पड़ेगी? क्या आप पैसे वापस करने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी दे चुके हो। वो तो ऑलरेडी आप दे चुके हो। किसको दे चुके हो? ऑलरेडी बेनिफिशियरी को दे चुके हो। बेनिफिशियरी का काम नाम तो खत्म हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एनालाइज किए जा चुके हैं बाय द नेगोशिएटिंग बैंक। वो डिपेंड करता है कि विद रिकोर्स बेसिस पर है या विदाउट रिकोर्स बेसिस पर है, वो अलग चीज है, राइट? बट दैट इज नॉट कंटीजेंट लायबिलिटी। ऑप्शन सी कहता है डीए रिक्वायर्स प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। तो एक्सेप्टेंस के बेस पर प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या चाहिए होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के केस में वो चीज रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी शिपमेंट का प्रूफ दिया जाता है कि शिपमेंट हो चुकी है, एंड वहां पर पर्टिकुलर चीजें मेंशन होती हैं कि कितनी चीजें यहाँ पर भेजी गई हैं, जो भी चीजें, राइट? फर्दर इन डीपी द बैंक गारंटीज पेमेंट। अगर बैंक गारंटी की पेमेंट कहाँ पे करता है? बैंक गारंटी की पेमेंट करता है इन केस ऑफ द डीएएलसी, यानी कि एक्सेप्टेंस बेसिस पर जब करता है, इसी बेसिस पे करता है ना, तो ये वाला भी आइटम गलत हो गया, राइट? चलो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज रिलेटेड टू रिस्क इन फॉरेन ट्रेड। एक टॉपिक मैं यहाँ पर आपको करवाना चाहता हूँ, विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द फैसिलिटीज फॉर इंपोर्टर एक्सपोर्टर, ही उसी से रिलेटेड टॉपिक है। लेट्स डू कवर दैट टॉपिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान से समझेंगे। कई बार क्या होता है कि आप पैकिंग क्रेडिट सैंक्शन करते हो ना, पैकिंग क्रेडिट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू द प्री शिपमेंट क्रेडिट, ठीक है। पैकिंग क्रेडिट किसको कहते हैं? पैकिंग क्रेडिट कहते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस को। प्री शिपमेंट फाइनेंस यानी कि जब तक शिपमेंट नहीं हुई है उससे पहले भी रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने के लिए, उनको प्रोसेस करने के लिए,
एंड जो भी गुड्स बन जाएंगे उनको वेयर हाउस करने के लिए एक्सपोर्टर को पैसा चाहिए होता है, दैट इज सेड टू बी द प्री शिपमेंट फाइनेंस। एंड ये रुपी फाइनेंस भी हो सकता है एंड इट कैन आल्सो बी द फॉरेन करेंसी फाइनेंस ओवर देयर, दोनों केसेस में हो सकता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पीरियड ऑफ द फाइनेंस पैकिंग क्रेडिट लिमिट का, तो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था, इट इज 360 डेज। ये 360 दिन तक का मैक्सिमम पीरियड हो सकता है, बिकॉज इफ दिस इज नॉट एडजस्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 360 डेज, तो जो कंसेशनल रेट आपको मिल रहा था प्री शिपमेंट फाइनेंस के ऊपर, दैट विल सीज, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो बेनिफिट आपका खत्म हो जाएगा अगर आप 360 दिन के अंदर अंदर इसको एडजस्ट नहीं करते हो तो, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू द पार्ट कि कई बार क्या होता है कि पैकिंग क्रेडिट जो होता है वो एक्सेस वैल्यू में होता है टू द एक्सपोर्ट वैल्यू। यानी कि मान लो आपने पैकिंग क्रेडिट ले लिया है 100 लाख रुपीज का, ठीक है, ये आपने पैकिंग क्रेडिट ले लिया, और जो आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू थी, जो आपने एक्सपोर्ट किया, लेट से वो था 80 लाख रुपीज का, सो ये एक्सीड कर गया। लेकिन ऐसा होना था ना चाहिए कि पैकिंग क्रेडिट आपने प्री शिपमेंट क्रेडिट ले लिया 1 करोड़ का और सामान बाहर जो भेजा वो सिर्फ 80 लाख रुपए का भेजा, तो उसमें कंडीशंस हो सकती हैं अलग अलग। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं? एक चीज हो सकती है, कई इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि आपने कोई चीज बनाई तो उसमें से आपका वेस्टेज निकल गया, ठीक है, वेस्टेज निकल गया, बाय प्रोडक्ट निकल गया, तो वो पहली कंडीशन बन जाती है वेयर द बाय प्रोडक्ट इज एक्सपोर्टेबल। जहां पर कोई बाय प्रोडक्ट निकला है एंड वो बाय प्रोडक्ट जो है वो अगर एक्सपोर्टेबल है तो वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, राइट। अब इस केस में क्या होएगा कि एक्सपोर्टर जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट बिल नहीं दे पाया, ठीक है, तो उसके केस में क्या होगा, शॉर्टफॉल अमाउंट जो होगा उसमें वेस्टेज हो सकती है, एग्रो प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे मान लो कैश्यू नट के केस में होता है, रो कैश्यू नट के केस में होता है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस बैंक अलाउ कर सकते हैं, जहां पर जो बाय प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है, तो बैंक वहां पर अलाउ कर सकता है एक्सपोर्टर को कि जो एक्सेस पैकिंग क्रेडिट गया ना यहाँ पर 20 लाख रुपए का, ठीक है, दैट कैन बी लिक्विडेटेड, वो लिक्विडेट किया जा सकता है जब वो बाय प्रोडक्ट को बाहर भेज देगा, जब उसके केस में जो बिल ड्रॉ होंगे उससे वो उसको लिक्विडेट कर सकता है, दैट इज द फर्स्ट केस। ठीक है, सेकेंड सिनेरियो होता है जहां पर पार्शियल डोमेस्टिक सेल अलाउड होती है, यानी कि प्रोडक्ट आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं है, लेकिन आप कुछ एक उसकी डोमेस्टिक सेल जो है वो प्रोडक्ट की कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यहां पर ये होती है कि हमने जो लोन दिया था, बीइंग अ बैंक द लोन वी ग्रांटेड फॉर द पैकिंग क्रेडिट लिमिट, वो हमने दिया था एक्सपोर्ट पर्पस के लिए, तभी आपको कंसेशनल रेट मिला था। ठीक है, अब आपने एक्सपोर्ट कर दिया बाहर, ठीक है, लेकिन वो पूरी की पूरी वैल्यू जो थी आपकी पैकिंग क्रेडिट लिमिट की वो एक्सीड कर गई है, 20 लाख रुपए ज्यादा है वहां पर। एंड अब आप कह रहे हो कि जो बाकी का सामान आपके पास बचा है, जो वेस्टेज निकल रही है, वो आप लोकल आप मार्केट में सेल ऑफ कर दोगे, ठीक है, यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में हम वो सेल ऑफ करने वाले हैं। कई बार होता है कि आपने नॉन एक्सपोर्टेबल आपके वैरायटी है जिसको डोमेस्टिकली बेच सकते हो, ठीक है, तो वहां पर जो पैसा आपको आपका एक्सीड किया 20 लाख रुपीज का, उसके ऊपर कंसेशनल रेट मिलेगा क्या? नो, वो कंसेशनल रेट नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट, वो डोमेस्टिक एडवांस वाला जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये सेकंड केस था। अब थर्ड केस जो बनता है, थर्ड केस इट वुड बी रिलेटेड टू, जो कि क्वेश्चन में आता भी है, दैट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ डी ऑयल्ड, एक्सपोर्ट ऑफ डी ऑयल्ड और डी फैटेड केक्स। It is related to the export of de-oiled or the particularly जो आपके पास डी फैटेड केक होते हैं उसके बारे में। अब बेसिकली क्या होएगा कि जब हम एचपीएस ग्राउंडनट की बात करते हैं, डी ऑयल डी फैटेड केक की बात करते हैं, अब इवन मुझे पता है कि सारे की सारे मेरे पास पैसा बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा। जैसे मान लो पर्सन कहता है कि मैं 1 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदूंगा, ठीक है, और उसके लिए मुझे मान लो वो कहता है कि 1 करोड़ का मुझे पैकिंग क्रेडिट लिमिट दे दो, ठीक है, बैंक ने उसको सैंक्शन भी कर दिया, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया, मान लेते हैं कि बैंक ने पूरा का पूरा सैंक्शन कर दिया, ठीक है। अब उस केस में पर्टिकुलर क्या हुआ, इवन बैंक नोज कि इसमें अभी रॉ मटेरियल की वेस्टेज निकलेगी क्योंकि वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इवन नोइंग दैट बैंक जो है वो पूरा का पूरा एडवांस जो है वो अलाउ कर देगा
टू द एक्सटेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, इवन अगर जो वैल्यू है पर्टिकुलरली, ठीक है, पर्टिकुलर जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू पर्टिकुलरली डूइंग व्हाट, एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे मुझे पता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जो आया बंदे के पास वो 1.5 करोड़ का आया है, एंड ये रॉ मटेरियल के लिए पैसा मांग रहा है 2 करोड़ रुपए का, ठीक है, तब भी बैंक सैंक्शन कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक को पता है वेस्टेज निकलेगा उसमें से, एंड फर्दर जो ये एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, जो ये एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा वो ये रॉ मटेरियल्स जो वेस्टेज निकलेगी, बाय प्रोडक्ट निकलेगा, उसको सेल करने के बाद विद इन 30 डेज एडजस्ट करना पड़ेगा। ये किस केस में अलाउड होता है? इन केस ऑफ द डी ऑयल डी फैटेड केक्स, ठीक है, या फिर जो एसपीएस ग्राउंडनट होता है उसके केस में ये चीज अलाउ की जाती है सिर्फ। तो ये 3 केस बनते हैं जहां पर आपकी वैल्यू ऑफ पैकिंग क्रेडिट लिमिट एक्सीड करती है, ठीक है, टू द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो उनको कैसे डील करना होता है, राइट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इट सेज विच एक्शन बेस्ट मिटिगेट्स सेटलमेंट रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। तो कौन सा एक्शन बेस्ट मिटिगेट करता है सेटलमेंट रिस्क को इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन? ये जो रिस्क यहां पर मेंशन किया गया है, दिस इज आल्सो सेड टू बी द टेम्पोरल रिस्क। इसको टेम्पोरल रिस्क भी कहा जाता है, इसको सेटलमेंट रिस्क भी कहा जाता है, इसको हर्स्टेट रिस्क भी कहा जाता है। अब ये रिस्क क्यों पैदा होता है वो एक अलग चीज है, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन उसके बारे में, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। सो मान लो यहाँ पर दो कंट्रीज हैं, ए बी सी कंट्री है और एक एक्स वाई जेड कंट्री है। जो ए बी सी कंट्री है ये अर्ली टाइम जोन में है और ये लेटर टाइम जोन में है। अब सेटलमेंट डे आया, इन्होंने ट्रांजैक्शन की थी कि 10 लाख यूएसडी एबीसी ने सेल करने थे टू द एक्स वाई जेड, राइट। अब क्योंकि एबीसी अर्ली टाइम जोन में है, तो एबीसी ने क्या किया, अपनी जो लेग थी 10 लाख ट्रांजैक्शन यहाँ पर ट्रांसफर करने की, 10 लाख यूएसडी को ट्रांसफर करने की, ये इसने कर दी। लेकिन इन द मीन वाइल जो एक्स वाई जेड था, इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया मैं तो बैंक हो गया जी, मैं तो पैसे नहीं पे कर सकता। इसने बैंक शो कर दी, इट शोकेस द बैंक्रप्सी, एंड ये अपनी लेग को कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी कि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो गया। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट हो गया, और हुआ कब? ये सेटलमेंट वाले दिन हुआ। ये सेटलमेंट वाले दिन हुआ, तो प्री सेटलमेंट रिस्क तो नहीं है, दिस इज अ सेटलमेंट रिस्क। अगर प्री सेटलमेंट रिस्क होता तो पर्सन पहले डिफॉल्ट कर देता, कोई ट्रांजैक्शन हुई ना होती। लेकिन यहां पर अब एक तरफ से ट्रांजैक्शन हो गई है, दूसरी तरफ से नहीं हुई है। और ये सबसे पहले हर्स्टेड बैंक को लेकर के, जो कि जर्मनी का बैंक हर्स्टेड था, उसकी वजह से हुआ था केस ये वाला, तो उसी के नाम से इसको नाम दे दिया हर्स्टेड रिस्क, ठीक है। अदरवाइज ये रिस्क कौन सा? दिस इज अ सेटलमेंट रिस्क, और इसको टेम्पोरल रिस्क के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब कौन सा यहां पर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम मिटिगेट कर सकते हैं हर्स्टेड रिस्क को? लेट्स अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, राइट। सो फर्स्ट वन, इट सेज यूजिंग अ सिंगल नेट सेटलमेंट सिस्टम लाइक चिप्स, bilateral payment versus payment PVP mechanisms, for example RTGS based models, extending credit lines to counterparties without collateral, and rolling over the forwards at daily settlement rates. Which of the following is going to be the correct answer for this? Question number 46, which one be the right answer? तो पीवीपी सिस्टम इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट कारगर शामिल होता है, क्योंकि पीवीपी सिस्टम के केस में, यानी कि पेमेंट वर्सेस पेमेंट के केस में साइमल्टेनियस पेमेंट्स हो जाती हैं, साइमल्टेनियस पेमेंट हो जाती हैं, तो कोई भी खतरा नहीं रहता है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर, राइट। क्लियर हो गया पॉइंट वाला? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ईसीबी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ईसीबी से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग से रिलेटेड है ये। So let's try to answer the question. So which statements about the single master form under the RBI's firms portal are correct? तो कौन सी स्टेटमेंट जो है सिंगल मास्टर फॉर्म को लेकर के अंडर द आरबीआई फर्म पोर्टल के रिलेटेड करेक्ट है यहाँ पर? वी नीड टू आंसर हियर। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द बेसिक्स अबाउट द सिंगल मास्टर फॉर्म, ठीक है। तो सिंगल मास्टर फॉर्म को हम कहते हैं SMF, दैट इज अ सिंगल मास्टर फॉर्म। तो एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको लेकर के कौन आया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था। एंड ये इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, एक तरह से फ्रेमवर्क है, ठीक है। IRF कह सकते हैं इसको एक तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा? रिपोर्टिंग करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की इंडिया में, ठीक है। उसकी रिपोर्टिंग को क्या करेगा? स्ट्रीमलाइन करता है,
ठीक है, एंड इसको चलाया किसके थ्रू जाता है? इट इज वर्किंग थ्रू द फर्म्स पोर्टल, FIRMS के थ्रू ये काम करता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ये काम करता है। अब SMF के बारे में समझते हैं। देखो, SMF से पहले एंटिटीज जो होती थी उनको ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अलग अलग जो फॉर्म थे वो भरने पड़ते थे, जैसे कि FCGPR, फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न, ठीक है, FCTRS यानी कि फॉरेन करेंसी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, LLP1, LLP2, CN कन्वर्टेबल नोट्स, DRR, ESOP, DI, INVI, ठीक है। लेकिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द SMF, यानी कि ये सभी फॉर्म्स कंसोलिडेट हो गए हैं सिंगल रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के तहत। दैट्स इट, राइट? ये बेसिक है इसका। चलो अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पर आते हैं। तो चार स्टेटमेंट्स मेरे पास यहां पर हैं। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 47, राइट? सो इट सेज कि इट कंबाइंस ARF, FCGPR एंड FCTRS रिटर्न्स इनटू वन सबमिशन. It went live on September 1, 2018, and for the SMF allows amendment of prior year filings up to 30 days post filing. Statement 4, it eliminated the requirement for FCTRS after March 2019. So which one is going to be the correct answer for question number 47? जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उनके बारे में हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 47 over here. Which one is the right answer? Which one is going to be the correct answer here related to the question number 47? तो क्या ये ARF को लेकर के आता है? ठीक है, बिल्कुल ये बेसिकली हमारे पास लेकर के आता है रिलेटेड टू ARF को, ARF के बारे में भी बताता है। ठीक है, ये FCGPR को, FCTRS को क्या करता है आपस में? FCGPR को करता है, FCTRS को करता है। FCGPR को करता है, FCTRS को करता है, राइट? एंड लेकिन क्या ARF को करता है? नो, ARF को नहीं करता। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, दूसरी है इट वेंट लाइव ऑन September 1, 2018. यस, दिस इज ट्रू। ठीक है, एंड थर्ड वन इट सेज कि SMF अलाउज अमेंडमेंट ऑफ प्रायर ईयर फाइलिंग्स अप टू 30 डेज पोस्ट फाइलिंग, यानी कि पिछले साल की अगर आप फाइलिंग करें तो 30 दिन फाइलिंग करने के बाद तक आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको अमेंड कर सकते हो। इज इट ट्रू? क्या इसको अमेंड कर सकते हैं? नहीं, अमेंड नहीं कर सकते। अमेंडमेंट के लिए अलग प्रोसेसेस होते हैं, राइट? तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। फिर है इट एलिमिनेटेड द रिक्वायरमेंट फॉर FCTRS आफ्टर मार्च 2019. यस, दिस इज ट्रू। ये चीज यहां पर करेक्ट है। तो ये कंबाइन करता है बिल्कुल, FCTRS को FCGPR को कंबाइन करता है, राइट? ये बेसिकली एलिमिनेट करता है FCTRS को, बिल्कुल इसने एलिमिनेट किया आफ्टर 2019, एलिमिनेट कर दिया। तो 2 एंड 4 करेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है that is going to be the correct answer. Option A is the correct answer here. Okay. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू बेसिक्स ऑफ द फॉरेक्स डेरिवेटिव्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स वैल्यू एट रिस्क इज यूज्ड एज अ फॉरेक्स डेरिवेटिव डेस्क? कौन सी चीज बेस्ट डिस्क्राइब करती है कि वैल्यू एट रिस्क जो होती है वो फॉरेक्स डेरिवेटिव डेस्क के ऊपर इस्तेमाल की जाती है? It measures the maximum expected loss over a specific time period at a given confidence level. It indicates the time taken to liquidate all positions without slippage. It calculates the exact worst case loss under extreme market movements. It substitutes for all other risks metrics, including settlement and the operational risks. Which one is going to be the correct answer for question number 48? तो VAR एक्चुअल में होता क्या है? VAR को हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी वैल्यू एट रिस्क। मतलब क्या होता है इसका? लेट से अगर मुझे 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के ऊपर कहा गया कि वैल्यू एट रिस्क जो है 6,000 रुपए की है ओवर अ टाइम होराइजन ऑफ 10 days, तो इसका मतलब है कि अगर 10 दिन तक के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है तो अंडर द नॉर्मल कंडीशंस, काइंडली माइंड द वर्ड्स, अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ओनली, एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर काम नहीं करता वीआर, ठीक है? तो अंडर द नॉर्मल कंडीशंस जो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा, 95% चांसेस हैं कि वो लॉस 6,000 रुपीज तक रहेगा। सिर्फ 5% चांसेस हैं that loss is going to exceed 6,000 under the normal conditions I'm talking about, right? This is VAR, ये value at risk है. So it measures the maximum expected loss over a specific time over a given confidence limit. Yes, this is true. Is it covering the
पर्टिकुलर आपको स्लीपेज के बारे में बताता है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैलकुलेट्स एग्जैक्ट वर्स लॉस इन द एक्सट्रीम कंडीशंस। एक्सट्रीम के अंदर नहीं बताता भाई, सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी चीज को लेकर के ये, राइट। सो ये एक आपका मॉडलिंग आप कह सकते हो, एक तरह से आप करते हो इसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। Option A is the correct answer for this question, right? Now let's move to the next question. Question number 49. Which statement is true regarding forward points in currency forwards? Forward points का फॉर्मूला क्या होता है? What do you mean by forward points? चलिए फटाफट से फॉरवर्ड पॉइंट का फॉर्मूला देखते हैं ना। फॉरवर्ड पॉइंट्स की कैलकुलेशन जो होती है ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सी चीजें? पहली जो है दैट्स रिलेटेड टू स्पॉट रेट। सेकंड जो है वो है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। एंड थर्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू फॉरवर्ड पीरियड। ठीक है, वो फॉरवर्ड पीरियड से रिलेटेड है। एंड इंटरेस्ट रेट को क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे सो इट बी डिवाइडेड बाय 100। एंड फॉरवर्ड पीरियड जो होता है वो नंबर ऑफ डेज में करना होता है तो डिवाइडेड बाय 365 इट विल बी, राइट। सो दैट इज अ फॉर्मूला रिलेटेड टू फॉरवर्ड पॉइंट्स। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तीन पॉइंट्स के ऊपर, स्पोर्ट रेट, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड द फॉरवर्ड पीरियड। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होता है? जैसे मान लो इंडिया में इंटरेस्ट रेट 9% है और यूएसए में इंटरेस्ट रेट 6% है, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या होगा? इट विल बी 3%। तो लोग क्या करेंगे? लोग यूएसडी को सेल करेंगे और आईएनआर को बाय करेंगे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली जो करेंसी हमारी अप्रिशिएट होगी इन द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द थिंग। तो देखते हैं कि क्या आंसर है यहाँ पर। फॉरवर्ड पॉइंट्स रिफ्लेक्ट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू करेंसीज। दे आर ऑलवेज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ करेंसी पेयर। And forward points adjust the spot rate by expected spot rate under the EMH, and their magnitude does not depend on the tenor of the forward contract. ठीक है, तो which one of related to forward currency is basically correct? Question number 49. सो फॉरवर्ड पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को दर्शाते हैं, बिल्कुल वो मेजरली उसी को दर्शाते हैं, राइट। तो आंसर जो है दैट्स बेसिकली ऑप्शन ए हियर। ऑलवेज पॉजिटिव? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव भी तो हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो नेगेटिव हुआ तो, राइट। ऑलवेज पॉजिटिव रिगार्डलेस ऑफ द करेंसी पेयर, क्या है हमेशा पॉजिटिव रहेंगे? इज इट सो? दे कैन नेगेटिव, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं एंड कैन वेरी इन ट्रेंड आल्सो, राइट, वो ट्रेंड में वेरी भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड पॉइंट्स एडजस्ट स्पोर्ट रेट। स्पोर्ट रेट को एडजस्ट थोड़ा ना करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। देयर मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेनर। टेनर के ऊपर तो डिपेंड करता है, फॉरवर्ड पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड, राइट। सो दैट इज करेक्ट। वो बेसिकली डिपेंड करता है, ये इनकरेक्ट हो गया, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन ए हियर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49. Now let's move toward the last question for today's video. It says which of these discrepancies in letter of credit presentation gives the issuing banks ground to refuse the honoring claims? कौन सी ऐसी डिस्क्रिपेंसी है जिसकी वजह से इशूइंग बैंक जो है वो कहेगा कि मैंने क्लेम पास नहीं करना, ठीक है। इट सेज mismatched invoice date compared to LC expiry date, non-compliance with the UCP requirement on unit price tolerance, and documents presented after the LC expiry but within a grace period, and a spelling error in the beneficiary's company name. कौन सा ऐसा एरर है जिसकी वजह से इशूइंग बैंक कह सकता है कि भाई मैं आपका क्लेम जो है वो सेटल डाउन नहीं करने वाला हूँ? काइंडली टू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। अच्छा, यूसीपी की गाइडलाइंस क्या होती हैं? दिस इज यूनिफॉर्म कस्टम्स फॉर प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपीडीसी जिसको हम कहते हैं। 600 इज अ वेरिएंट व्हिच इज वर्किंग राइट नाउ। एंड अगर ये गाइडलाइंस को तोड़ा जाता है, देखो जैसे टॉलरेंस दी जाती है रिलेटेड टू नंबर्स, रिलेटेड टू क्वांटिटी, रिलेटेड टू द प्राइसिंग, ठीक है। जैसे प्राइसिंग वाइज अगर हम टॉलरेंस की बात करते हैं इन केस ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट, तो इन केस ऑफ अमाउंट प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस होता है, राइट। एंड इन केस ऑफ क्वांटिटी प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस होता है। तो अगर टॉलरेंस को आप अवॉइड कर रहे हो, यानी कि मान लो कि अमाउंट का टॉलरेंस 10% का था एंड फर्दर जो अपने अमाउंट यहाँ पर डाला, लेट से 50 लाख का टोटल एलसी था एंड आपने 60 लाख का ड्रॉ कर दिया, ठीक है। या फिर लेट से 40 आपने ड्रॉ कर दिया, लेट से 39 लाख का, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसके अंदर एलसी एक्सेप्ट नहीं होगी बिकॉज वो टॉलरेंस लेवल्स को बेसिकली एक्सीड कर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली उसके केस में आप एलसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो एलसी को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसको बेसिकली इशूइंग बैंक जो है रिफ्यूज कर देगा। अगर मिसमैच्ड इनवॉइस डेट है कंपेयर टू एलसी एक्सपायरी डेट, मिसमैच्ड इनवॉइस डेट किसी और दिन की है, एक्सपायरी डेट किसी और दिन की है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, ठीक है। वो तो मिसमैच हो सकती है ना, इनवॉइस डेट किसी और दिन की हो सकती है, पिछले दिन की हो सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है
आफ्टर द एलसी एक्सपायरी बट विद इन अ ग्रेस पीरियड। विद इन ग्रेस क्या होता है? जब ऑन और अबाउट लिखा होता है ना, तब 5 दिन ग्रेस के मिल जाता है। तो अगर तब आपने प्रेजेंट किया तो फिर तो वो वैलिड है ना, फिर तो वो वैलिड है, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बनेगा, ठीक है। एंड स्पेलिंग एरर होता है, उसको बेसिकली आप छोड़ सकते हो, वो इतनी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दिस इज द मेजर थिंग ओवर हियर, राइट? सो दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर क्या। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू गेट द क्रैश कोर्स फॉर द CAIIB, just do WhatsApp us CAIIB 1999 and WhatsApp it to the number 83609 44207 and we'll be sharing all the details with you. And if you want to get the PDF of this file, तो आपको CAIIB PDF लिख करके सेम नंबर के ऊपर WhatsApp कर देना है and we'll be sharing all the details with you. Thank you so much and see you again in the next video tomorrow. Happy learning.